एवरीवन, आज चलिए हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा जो कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ना सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड है बल्कि आपकी जनरल रिसर्च से रिलेटेड है। दैट इज सैम्पलिंग। आपको पता है सबसे पहली बात तो है कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि कम्युनिटी मेडिसिन के पेपर में आपका ये SCQ के तौर पे भी आता है। इसकी टाइप्स प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, कोई एक की टाइप भी उठा के वो दे सकते हैं और उसको भी पूछ सकते हैं। आपके MCQ जिससे बनते हैं, आपका वाइवा इस पे जरूर होता है। मेरे ख्याल है ऑस्पी के कोई स्टेशन भी होते ही होंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस आपको अपनी लाइफ में रिसर्च तो करनी ही करनी पड़ती है। अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे भी आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च की बेसिक होती है सैम्पलिंग। ठीक है, आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स ही नहीं पता होंगी तो आप रिसर्च कैरी ऑन नहीं कर पाते। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है। सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल होता क्या है। हम कहते हैं कि हमें एक बड़ा सा बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज है एंड वी से कि उसका सैंपल चाहिए, तो मतलब ये कि होल में से एक पोर्शन ले लेना इज कॉल्ड अ सैंपल। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा या मेरे पास 10 किलो चावल पड़े हुए हैं और उसमें से मैं 1 कप चावल निकाल लूं तो वो मेरे पास उन 10 किलो का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो मेरे पास सैंपल होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास सैंपल की डेफिनेशन के अ पोर्शन ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ सैंपल। ठीक है, हमने सैंपलिंग क्या होता है कि जब हम एक टोटल एक चीज में से एक पोर्शन निकाल लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करके हम देखते हैं कि आइदर किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे, किसी भी चीज से रिलेटेड स्टडी होगी और फिर हम उन रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पे या पूरे एरिया पे जिसको हमने लिया तो उस पर जनरलाइज कर देते हैं, तो उसको सैम्पलिंग, उस पोर्शन लेने के प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। अब चावलों की बात पे मैं पहले आ जाती हूँ। अगर मेरे पास 10 किलो चावल थे, मैंने उनमें से 1 कप चावल निकाला और मैंने चेक किया कि उन चावलों में उनको पका के मैंने देखा कि वो किस तरह के पकते हैं। ठीक है, वो अच्छे थे, देवर गुड कुक चावल थे। बताओ, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, वो नहीं टूटे, वो अच्छे चावल पक गए। तो मैं जनरलाइज कर दूंगी कि मेरे पास जो 1 कप चावल अगर निकले हैं और वो अच्छे पकने वाले हैं तो बाकी जो 10 किलो हैं, मतलब उसमें जिसमें से मैंने वो लिए थे, वो भी सारे अच्छे ही पकने वाले होंगे। तो मेरे पास सैंपल का रिजल्ट मैंने पूरे के पूरे जो चावल थे उन पे जनरलाइज कर दिया। इसी तरह हमने जनरली जब आपकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम एक पूरी पॉपुलेशन, सपोज मैं पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान को कंसिडर करती हूँ अगर, तो फिर मैं उसमें से इस तरह से सैम्पलिंग करूंगी कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो सकें। जितनी अच्छी सैम्पलिंग होती है उतना अच्छा रिजल्ट आता है। सैम्पलिंग इज द बेसिस ऑफ रिसर्च। अगर मैं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को एक रिसर्च स्टडी में सपोज इंक्लूड करना चाहती हूँ, मतलब मैं उन पे रिसर्च करना चाहती हूँ और जब मैं सैंपल ले लेती हूँ कि ज़ाहिर मैं पूरे पाकिस्तान के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो अप्रोच नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं सैंपल लेती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मेडिकल स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, बेशक मैं सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेडिकल स्टूडेंट्स ले लूँ लेकिन मेरा रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आ सकता बिकॉज मैंने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स छोड़ दिए, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के छोड़ दिए, मैंने बाकी एरियाज के छोड़ दिए, तो मेरा रिजल्ट कभी भी जनरलाइज हो ही नहीं सकते ऑन द टोटल पॉपुलेशन। इस वजह से जब मैं सैम्पलिंग लूंगी तो मैं इस तरह करूंगी कि मैं पूरे पाकिस्तान के जितने एरियाज हैं उन सब को एक एक पर्सन उनमें से जरूर इंक्लूड करूं। मैं बलोचिस्तान से एक इंक्लूड करूं, मैं KP से इंक्लूड करूंगी, मैं पंजाब से इंक्लूड करूं और सारे बराबर होने चाहिए ताकि मेरे रिजल्ट्स जनरलाइज हो सकें। तो इस तरह पता चलता है कि सैम्पलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर रिसर्च और बेसिस और रिजल्ट्स की बुनियाद इस पे बनती है। अच्छा, मेथड क्या होता है सैम्पलिंग करने का। अभी मैंने आपको ये सारी बात बताई कि किस तरह से हमने सैम्पलिंग करनी है, लाइक व्हाट इज द मेथड, कि हमने इस तरह से करनी है कि हमारा जो सैंपल है वो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और वो तभी होगा जब हम इस तरह से सैम्पलिंग करें कि हर बंदे को बीच में इंक्लूड होने का बराबर चांस मिले, जब हम किसी की तरफ ज्यादा बायसफुल ना हो, जब ऐसा ना हो कि मैं खुद अगर रावलपिंडी में रह रही हूँ तो मैं पिंडी के ज्यादा स्टूडेंट्स ले लूँ और मैं कराची को छोड़ दूँ कि मेरे लिए कराची दूर पड़ता है। तो इस तरह अगर मैं करूंगी तो फिर मेरे रिजल्ट्स जो है वो खराब आ जाएंगे। मुझे सबको बराबर लेके चलना है, मिनिमम बायस रखना है अपने रिसर्च में। तो ये आपका मेथड होता है। हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम इसको देते हैं रैंडम सैम्पलिंग। दिस इज द गुड वे या फिर बेस्ट वे ऑफ सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ वेरी गुड वे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है, इसमें जो इसके मेथड्स हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इसके 4-5 मेथड्स जो हैं। इसमें होता सिर्फ ये कि हर बंदे को जो हमारी स्टडी में इंक्लूडेड है
जो हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है उसको इक्वल चांस मिलता है कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके। पॉपुलेशन से मेरी क्या मुराद है? पॉपुलेशन से मेरी मुराद है वो कोई भी चीज़ जिस पे मैं स्टडी करना चाह रही हूँ। सपोज मैं सारे के सारे मैं अपने इस्लामाबाद के जितने स्कूल्स हैं उन पे, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स पे एक स्टडी करना चाह रही हूँ, तो जितने पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल होंगे ना, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ, तो जितने रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल होंगे वो सारे मेरी पॉपुलेशन है। और उनमें से अब मैंने सैंपल को कलेक्ट करना है, उनमें से मैंने कुछ को स्पेसिफाई करना है और फिर मैंने स्पेसिफाई करके उन पे स्टडी करनी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारे स्कूलों को तो मैं अलग अलग जाके और उधर से तो नहीं मतलब हर बच्चे से तो सवाल नहीं कर सकती, फिर उसके तरीके होते हैं कुछ। लेकिन इस तरह की सैम्पलिंग जिसमें जितने स्कूल्स हैं उन सबको बराबर मौका मिले और उन सब के हर स्टूडेंट को बराबर मौका मिले कि वो मेरी रिसर्च में पार्ट ले सकें, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग। लाइक मैं किसी को बाइस नहीं दे रही, सबके पास बराबर चांस है। अब इसके क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये आसान भी है रैंडम सैम्पलिंग में और इसके रिजल्ट्स भी ठीक ही आते हैं। इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, अगर मैं स्कूल वाली ही बात कंटिन्यू करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने स्कूल्स हैं पहले मैं सबका देखूंगी कितने हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास रावलपिंडी इस्लामाबाद सारे एरिया में जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल सब मिला के 100 है। ठीक है, सपोज कर लें हमारे पास 100 स्कूल है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं 100 स्कूल्स को सबको जो है वो एक एक दे दूंगी, एक एक नंबर असाइन कर दूंगी। अब जाहिर है अब हर स्कूल के अंदर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट पे जाऊंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मैं अगर इस तरह कर लूँ कि मैं हर स्कूल को एक एक नंबर अलॉट कर दूँ तो मेरे पास 100 नंबर्स हो जाएंगे। फिर मैं उन सारों को एक चिट पे लिख के और उनको मैं एक डब्बे में डाल दूँ और उनमें से रैंडमली मैंने 10 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब मेरे पास रैंडम आए थे, मैंने उस सारे चिट्स बनाई थी और चिट्स को मिक्स कर दिए थे और उनमें से मैंने 10 सिलेक्ट किए, रैंडमली मेरे पास 10 आ गए। अब मैं उन 10 स्कूलों के बच्चों का सारा डाटा लूंगी कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। सपोज करते हैं कि हर स्कूल में अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो है वो हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी में 1000 है, चले किसी में 2000 है। अब मैं उन सारे 10 स्कूलों के सारे बच्चों का डाटा लेके हर स्टूडेंट को एक एक नंबर अलॉट करूंगी अपने पास ही। मैं उनके पास जाऊंगी नहीं तब तक जब तक कि मुझे जाना की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको एक एक नंबर अलॉट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं उनमें से फिर उन सब के नाम भी जो नंबर मैंने अलॉट किए, सपोज ये कि 10 स्कूल थे और 10 में 10,000 बच्चे थे, तो 1 से लेकर 10,000 तक नंबर आ गए मेरे पास। वो सारे 1 से लेकर 10,000 तक नंबर मैंने एक चिट पे लिख के एक डब्बे में डाल दिए, उनको मिक्स किया और उनमें से मैंने रैंडमली उतने नंबर निकाल लिए जितने मुझे सैंपल में चाहिए थे। मेरा सैंपल सपोज था 500 का, तो उन 10,000 नंबरों में से जो मैंने उस डब्बे में डाले हैं उसमें से मैंने 500 बिल्कुल एनोनिमसली निकाले। मतलब जिस तरह एक चिट एक डब्बे में चिट्स बंद पड़ी हुई होती हैं और उसमें से आप नंबर निकालते हैं, तो एनोनिमसली मैंने 500 निकाल लिए। अब उन 500 में जो नंबर आएंगे वो बच्चे मेरा सैंपल होंगे, वो बच्चे पार्ट ऑफ माय सैंपल होंगे और फिर मैं उनको जाके अप्रोच करूंगी, वो जिस स्पेसिफिक स्कूल के होंगे, और उनसे जाके मैं रिसर्च स्टडी करूंगी। तो इस तरह का जो तरीका होता है जिसमें आप सिंपली एक नंबर, पूरे जितनी आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, जिस तरह इधर मेरी पॉपुलेशन क्या थी, जितने स्कूल हैं पिंडी इस्लामाबाद के वो मेरी पॉपुलेशन थी, तो वो उसको मैं सैम्पलिंग फ्रेम भी कहूंगी। तो इसमें हमने क्या किया कि सैम्पलिंग फ्रेम को सिंपली हमने नंबर अलॉट किए और उन नंबरों में से एक पूरा बस चिट वाला मेथड करके और नंबर निकाल लिए। ये तो हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का तरीका। ठीक है, दिस इज इजी, समवट इजी। फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है, और इसमें हमारे पास आसानी ही होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बहुत बड़ी आसानी होती है कि हमारा जितना मर्जी बड़ा सैंपल साइज हो हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बे में बहुत सारी बंद चिट्स पड़ी हुई है। मेरे पास यहाँ जैसे वहाँ पर 10,000 चिट्स थी, मैं चाहूँ तो उनमें से 500 निकालूँ, चाहूँ 1000 निकालूँ, चाहूँ तो 2000 5000 कितनी भी निकाल सकती हूँ, ये तो मेरी मर्जी। तो इसमें आपके बड़े बड़े सैंपल साइजेस भी आराम से कवर हो जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा तरीका है, दैट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने सबसे पहले तो देखा कि हमारी टोटल पॉपुलेशन क्या है। टोटल पॉपुलेशन हम यही रखते हैं, हमारे पिंडी इस्लामाबाद के स्कूल ही रख लेते हैं। ठीक है, अगर यही थे, चलिए कोई डिफरेंट लेके आती हूँ। हम बात करते हैं कि हमने करनी है सारे के सारी जो क्या है, जो है आपकी जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स है उन पर रिसर्च करनी है। सपोज करते हैं, ठीक है, हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स को डायरेक्ट अप्रोच तो कर नहीं सकते। सपोज कर लेते हैं कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि हमारे पास जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, और एडल्ट पॉपुलेशन की एज में स्पेसिफाई कर देती हूँ कि हमारे पास सपोज करते हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ 25 या 30 से लेकर जो 50 ईयर्स तक की एज के लोग हैं, ठीक है, उनमें मैं एनीमिया चेक करना चाहती हूँ। मैं देखना है कि प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन एडल्ट पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, अब मैंने इस एडल्ट, और ये इसका ज़ाहिर एरिया भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा लाहौर में। ठीक है, लाहौर की बात करें, हम कहते हैं कि एज ऑफ 30 to 50
के जो लोग हैं, एडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, उनमें एनीमिया की प्रेवलेंस कितनी है इन द एरिया ऑफ लाहौर, ठीक है। जाहिर है किसी स्पेसिफिक एरिया में ही हम करेंगे ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे। अब हमारे पास 30 से 50 एज के लोग जो लाहौर में है, वो जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे, हज़ारों में हो सकता है, लाखों में हो बल्कि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, इसमें से सैम्पलिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसमें फिर एक तरीका तो ये है कि हम जो लोग मरदमशुमारी करते हैं, जो सेंसस करते हैं, ठीक है, अब उनसे हमारे पास ज़ाहिर थाउजेंड्स में होंगे ये नंबर डेफिनेटली, उनसे हम सारा का सारा वो डाटा ले लें और उसको इनलिस्ट कर लें जो लोग 30 से 50 ईयर्स की एज में आते हैं और लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है जी। हम ये काम कर लेंगे, मरदमशुमारी वालों से हमने वो डाटा ले लिया कि ये 30 से, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर इनलिस्टेड होते हैं लोग सारे के सारे, तो 30 से 50 ईयर्स की एज में कितने लोग हैं जो हमारे पास लाहौर में रहते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास 1 से लेकर 20,000 तक लोग आ गए, सपोज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया हमारी टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 20,000। अब मेरा सैंपल होना कितना चाहिए, ये मैं अलग से सैंपल कैलकुलेट करने के अलग तरीके मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपका सैंपल कितना होना चाहिए। अच्छा, सैंपल कितना होना चाहिए मेरा, सपोज करते हैं कि रिक्वायर्ड सैंपल इज 1000, ठीक है, कि मैं अपनी रिसर्च जो है वो 1000 लोगों पे करूंगी। तो अब मैंने 20,000 में से 1000 को किस तरह सिलेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले अगर मैंने ये वाला तरीका अपनाना है ना, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का, तो मुझे एक सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना है। वो सैम्पलिंग इंटरवल अब क्या होता है, उसके लिए मैंने करना ये है कि सिंपली अपनी जो टोटल पॉपुलेशन है जो कि हमारी 20,000 है, उसको डिवाइड कर देना है हमारे रिक्वायर्ड सैंपल से, यानी 1000। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट 20। अब मेरे पास जो 1 से लेकर 20,000 तक इनलिस्टेड लोग हैं, उनमें मैं क्या करूंगी कि एक सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद हर 20 नंबरों के बाद एक सिलेक्ट करूंगी अगला। सपोज 1 सिलेक्ट किया, फिर 20 के बाद 21 सिलेक्ट किया, फिर अगले 20 के बाद मैंने 41 सिलेक्ट किया, तो हर 20 के बाद मैं एक बंदा सिलेक्ट करूंगी, हर 20 के बाद मैं एक बंदा सिलेक्ट करूंगी, और 20,000 तक मैं ऐसे ही करती जाऊंगी। तो इस तरह एक सिस्टमाइज्ड वे में हर बंदे को चांस भी मिल गया इक्वल, और हमने एक सैम्पलिंग इंटरवल लेके और सारे बंदे सिलेक्ट भी कर लिए। रिजल्टेंटली जब मैं पूरे 20,000 तक पहुंचूंगी तो मेरे पास जो बंदे सिलेक्टेड आए होंगे वो 1000 होंगे, क्योंकि मेरा सैम्पलिंग इंटरवल था वो मैंने बाकायदा कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह अगर हम करें तो ये होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी डिटेल में बताती हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।